नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें कि बरौनी कटिहार रेलखंड पर बड़ा अपडेट है। बरौनी कटिहार रेलखंड पर परिचालन सामान्य हो गया है। 7 सितंबर की शाम से बंद था डाउन लाइन, तो बरौनी कटिहार रेलखंड पर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बरौनी कटिहार रेलखंड पर परिचालन सामान्य हो गया है। 7 सितंबर की शाम से डाउन लाइन पर बंद था परिचालन। ट्रैक धंसने की वजह से रेल सेवा 5 दिनों से प्रभावित थी। तीव्र गति से क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक की मरम्मत हुई है। फिलहाल धीरे धीरे निकाली जा रही है सभी गाड़ियां। उमेश नगर और साहेबपुर कमाल के बीच बाधित था परिचालन। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 दिन के बाद से परिचालन शुरू हो गया और धीरे धीरे गाड़ियों को निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर है, कल मरम्मत हुआ और पूरा काम हुआ और उसके बाद ट्रैक धंसने की वजह से देखिए मरम्मत किया गया और अब जो है गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। बरौनी कटिहार रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। ट्रैक धंसने की वजह से परिचालन बंद था। बता दें कि 5 दिनों के बाद से परिचालन शुरू हुआ है। धीरे धीरे गाड़ियों को निकाली जा रही है और कर मरम्मत का काम हुआ। ट्रैक धंसने की वजह से गाड़ियों के परिचालन बंद कर दिए गए थे। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पटना में 2 सितंबर को एक आभूषण दुकान में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लूट के सारे सामान को बरामद कर लिया है। लूटकांड में प्रयोग किया गया एक हथियार और 2 बाइक की भी बरामद की गई है। पुलिस ने इन सब की गिरफ्तारी पुनाइच के पास एक लॉज से की है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इन सभी ने पहली बार लूटकांड को अंजाम दिया है और गिरफ्तार 3 छात्र हैं, जिनमें से 2 इंजीनियर की तैयारी कर रहा था और एक मेडिकल की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन बड़े ही शातिर तरीके से 2 सितंबर को शिवपुरी इलाके में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह असरटेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की इस अवस्था को देखकर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था। पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन कुछ प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मामला खगड़िया के अलौली प्रखंड के शुंभा पंचायत की है, जहां पूर्व मुखिया के पति ने वोटर्स को लुभाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया। गाजी घाट मुशहरी टोला में रात भर नाच गाना चलता रहा। पूर्व मुखिया का पति इस दौरान हथियार भी लहराता हुआ नजर आया और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे नाच गाने के बीच एक शख्स हथियार लहरा रहा है। ये कार्यक्रम 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। पूर्व मुखिया जो इस चुनाव में भी उम्मीदवार हैं, उसके पति की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां खाजे कला के अखाड़ा मोहल्ले में अपराधियों ने 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान अपराधियों ने एक बम भी विस्फोट किया, जिसमें मोहल्ले के 4 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है।
और रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है और इस मौके पर अपने चहेते नेता को हजारों समर्थक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामविलास पासवान की बरसी पर संदेश जारी किया है और उन्हें अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद किया है। देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा एक अलग स्थान रहेगा। वो एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते थे। मैं रामविलास जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए और उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पटना में चिराग पासवान के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं और समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी चिराग पासवान के आवास पहुंचे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पटना स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और जिसमें बिहार के कई नेता पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो आज रामविलास और मित्रता का संबंध था, दुख सुख का संबंध था, जेल का संबंध था, एक पार्टी का संबंध था, समझा कि नहीं। उस नाते उनका गुजरना मेरे लिए बड़ा पुण्य क्षति है और चूंकि पहला वर्षी था तो मुझको तो आना ही था इसमें। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को दूसरा जिन्ना करार दिया है और उन्हें देश के लिए कोरोना वायरस बताया है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस का जिस तरह टीका खोज दिया गया है उसी तरह ये वायरस भी मोदी और योगी के सामने नहीं टिक पाएगा। उनके कहने का मतलब था कि ये अभी जो कोरोना वायरस है उसके लिए एक नहीं दो टीका बना करके जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने वायरस को खत्म करने का काम किया है देश के अंदर, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी अपने आप में एक इतने शक्तिशाली नेता हैं कि उनके सामने ओवैसी जैसे किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं चलेगा जो एंटी राष्ट्रवाद करेगा, वो चलने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो माननीय राधा मोहन सिंह जी ने तुलना इस प्रकार से की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फैक्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने चलने वाला नहीं है। और मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पुलिस की टीम पर हमला हुआ है, हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। तुरकोलिया के सभी गांव की ये घटना है। जमीन विवाद सुलझाने गई थी पुलिस और इसी दौरान हमला किया गया है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम पर हमला किया गया और हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तुरकोलिया के सभी गांव की ये घटना है। बता दें आपको कि जमीन विवाद सुलझाने गई थी पुलिस, उस दौरान की ये घटना है। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम पर हमला हुआ और हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जमीन विवाद सुलझाने तुरकोलिया के सभी गांव पहुंची थी पुलिस।
लखीसराय में संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से बन रहे संग्रहालय का निर्माण अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। संग्रहालय में क्या खास है, बता रहे न्यूज 18 के संवाददाता राकेश कुमार। वो अंतिम शासक यहाँ पाल वंश के अंतिम शासक राजा इंद्रधुम्न थे। उनका यहाँ राजधानी था, पूजा स्थल था। और यहाँ पौराणिक शुरू से ही जब जब खुदाई होती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ मूर्तियों का जो है न भरमार है, निकलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही तालाब खुदाई के दरमियान मूर्ति मिला और अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक शिव पार्वती का बढ़िया मूर्ति निकला है, जो हम लोग मंदिर के संग्रहालय में रखे हुए हैं। बाद में इसको सरकार का जहाँ इच्छा होगा, संग्रहालय बन रहा वहाँ ले जाने का होगा तो वहाँ ले जा सकते हैं। ये जो भी व्यवस्था होगा सरकार की तरफ से। तो काफ़ी पौराणिक अवशेष यहाँ मिलते हैं। बहुत ज़्यादा। यहाँ तो आप संग्रहालय देख लीजिए, संग्रहालय में तो कितना मूर्तियाँ आई, तो आपको इससे अंदाज लगा। यहाँ से बहुत मूर्तियाँ चोरी भी हुई है। शेखपुरा जिले में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। किसान घंटों तक दुकान के बाहर लाइन में खड़े रहे, लेकिन बाद में दीवार पर खाद नहीं होने का नोटिस चिपका दिया गया। शेखपुरा में 9000 मैट्रिक टन यूरिया की मांग की गई, लेकिन महज 5000 मैट्रिक टन खाद की ही सप्लाई की गई, जिसके कारण सभी बिक्री केंद्र पर खाद खत्म हो गया है और किसानों का आरोप है कि खाद बिक्री में भेदभाव किया जा रहा है। में सब किसान यहाँ पर पहुँच गया। रात से इंतजार करते करते जो ये डीलर है, ये 3 बार यहाँ पर आया, लेकिन आ करके और घूम घूम के चला गया। अब इस मान के चलिए, इस बिस्कोमान में कितना है यूरिया नहीं है गोदाम में, ये किसान को पता नहीं है, मालूम नहीं है। इस बार जो है डीओ साहब के आदेश से 2-2 बोरा प्रति किसान लिया जा रहा था, प्लस में खेत का रसीद भी लिया जा रहा था सब लोग से। और जो ज़्यादा खेत वाले किसान थे, तो डीओ साहब उनको उनके खेत का रसीद देकर हम संस्था कर दे रहे थे। जिनको इतना जरूरत था उसके सब लोगों को खाद मिल गया। फिलहाल अभी बंद है। फिलहाल हमारे यहाँ कोई खाद नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के नए सीएम पर मुहर लग चुकी है। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर मुहर लग चुकी है। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया और विजय रूपानी ने भूपेंद्र का नाम रखा। विजय रूपानी ने कल ही दिया था इस्तीफा। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर मुहर लग चुकी है। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया और विजय रूपानी ने भूपेंद्र का नाम रखा था। आपको बता दें कि विजय रूपानी ने कल ही दिया था इस्तीफा। बिहार में कोरोना के मामले कम हुए हैं, जिससे दैनिक रेल यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ी है, लेकिन दानापुर मंडल में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या अभी भी काफी कम है, खासकर मोकामा पटना रेलखंड और गया रूट पर, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि इस रूट पर कोरोना से पहले 32 ट्रेनें चल रही थी, लेकिन अभी सिर्फ 17 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों की ही परिचालन की जा रही है। यात्रियों की समस्याओं को जाना संवाददाता धर्मेंद्र ने। बिहार में कोरोना के मामले कम हुए हैं और यात्रियों की संख्या भी रेलवे में बढ़ी है, लेकिन रेलवे में यात्रियों की संख्या बढ़ी है और जो यात्री ट्रेन है उसकी संख्या नहीं बढ़ाई गई है। और कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है कि यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और पहले जहां 30 से 35 ट्रेनें प्रतिदिन चला करती थी, अभी मुश्किल से 15 ट्रेनें ही रेलवे चला रही हैं। और इससे दैनिक यात्री जो हैं, जो पटना मोकामा रेलखंड पे या पटना गया रेलखंड पे, इन तमाम जगहों पर जो दैनिक रेल यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। हम कुछ दैनिक रेल यात्री हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या परेशानी होती है, कितनी परेशानी होती है रेल में पैसेंजर ट्रेनें कम है तो? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भैया। अभी बताइए, हम 8 बजे आके यहाँ बैठे हैं, या 11 बजे एक्सप्रेस है, वो कोसी एक्सप्रेस है, हमको पुनपुन जाना है। लगभग 2 बजे पैसेंजर मिलेगी, तब बताइए हम 4 बजे घर पे चौंकेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। मेन से छात्र वर्ग को ज़्यादा हो रहा है, युवा वर्ग को हो रहा है, जो जॉब करने आते हैं, रेगुलर आते हैं। और आपको पता है कि रेलवे एक मतलब कि एक सस्ता सुविधा, हर तरह से फैसिलिटी आज के डेट में है। जहाँ पे यात्री ट्रेन को कम करने से क्या प्रॉब्लम हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो ही नहीं पड़ा है, सीट तो मिल ही नहीं पा रहा है लोग को। रेल यात्रियों की समस्या आपने सुना कि उनका कहना था कि जिस तरह से ट्रेनें कम हैं और यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो जो
ट्रेन है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सकेगा और ट्रेनों में भीड़ भी कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सभी जानते हैं कोविड के दौरान ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था। तत्पश्चात हम लोग फेज्ड मैनर में ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहे हैं। जहां तक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का सवाल है तो करीबन 90% ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी हैं और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं इनमें करीब 60% ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी हैं। जैसे जैसे कोविड का कहर कम हो रहा है और वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इधर गया में वन विभाग ने अच्छी पहल शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में चढ़ाए गए श्रद्धा के फूलों से सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। डुंगेश्वरी में 2 यूनिट बनाए गए हैं और जहां दोनों जगहों के फूलों को अलग अलग डंप किया जा रहा है। फूलों के चूर्ण में जरूरी सामग्रियों को मिलाकर अगरबत्ती का निर्माण किया गया है। वन विभाग इन फूलों से बनी अगरबत्ती को विदेशों तक भेजने की तैयारी कर रही है और इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीडी ने। वेस्ट टू वेल्थ की तर्ज पर वन विभाग के द्वारा अब फूलों से अगरबत्ती का निर्माण किया जाएगा। दरअसल विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में फूलों से पूजा अर्चना किया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उस जो फूल होते थे वो एक दिन के बाद उसे कूड़े कचरे में फेंक दिया जाता था, जो वो किसी काम का नहीं होता था। लेकिन वन विभाग के द्वारा एक पहल की गई है, जो कूड़े को जो बाहर फेंक दिया जाता था, उस कूड़े को जो फूल होता था उसे सुखा करके उसे अगरबत्ती बनाने का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल वन विभाग और एक प्राइवेट संस्था के द्वारा इस तरह का ये शुरुआत की गई है और एक अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि जो डुंगेश्वरी पहाड़ में ये प्लांट बैठाया गया है और इस क्षेत्र में जितने भी वनवासी हैं, जितने भी खासकर महिलाएं हैं, 20 से 30 महिलाएं हैं, उसके लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि रोजगार साबित हो सकता है। और आपको दिखा सकते हैं यही वो मशीन है जिस मशीन के सहारे जो फूल होते हैं, जो सूखा हुआ फूल होते हैं, उस फूल को यहाँ पर डालते हैं और डालने के बाद जो अगरबत्ती है, देखिए आपको अगरबत्ती दिखा सकते हैं। ये जो अगरबत्ती है वो विष्णुपद मंदिर से जो चढ़ाए गए जो फूल है, उस फूल के इस अगरबत्ती का निर्माण किया गया है। और आपको बगल में हम आपको दिखाएं तो ये महाबोधि मंदिर से जो फूल चढ़ाया जाता है उससे निकले गए जो फूल है, उस फूल के अगरबत्ती इससे बनाया गया है। आपको बता दें कि इस अगरबत्ती में किसी तरह का ना कोई चारकोल का इस्तेमाल किया गया है, ना फिर कोई कोयला का इस्तेमाल किया गया है। आपको कुछ दिखलाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। वहाँ से तैयार होकर के ये जो अगरबत्ती है, इस अगरबत्ती को यहाँ पैक किया जाता है और पैक करने के बाद जो डब्बा होता है उस डब्बा में पैक कर दिया जाता है। अच्छा, क्या यहाँ होता है? यहाँ पर यहाँ सर अगरबत्ती का 2 प्लांट है सर। यहाँ अगरबत्ती महिलाएं बनाती हैं, उन्हें एक रोज़गार के रूप में मिला है। जो महिलाएं बेकार में घर बैठी यहाँ पर वन को नष्ट करने में लगी हुई थी, उन्हें एक रोज़गार मिल गया है ताकि अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सके। तो कैसे ये बनता है, कहाँ से फूल आता है? ये फूल महाबोधि मेन मंदिर से आता है और विष्णुपद मंदिर से आता है। देखिए, निश्चित तौर पर वन विभाग के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और आसपास के जितने भी महिलाएं हैं, जो वनवासी हैं, जो इधर उधर लकड़ी काटने का काम करते थे, उनके लिए वन विभाग के द्वारा डीएफओ के द्वारा एक अच्छी पहल करके गए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह एक और मील का पत्थर गरीबों के लिए साबित होगा। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। और अब बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के पहले चरण में मुंगेर के तारापुर की 10 पंचायतों में मतदान होना और आज हम आपको पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी की पंचायत मनिकपुर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस पंचायत में कुल 7 गांव हैं। यहां से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी 5 बार विधायक रहे, जबकि उनकी पत्नी पार्वती देवी भी 1 बार तारापुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी का भी इस पंचायत से संबंध रह चुका है। ऐसे में जैसा इस पंचायत का विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। टूटी सड़कें और नालियां हर तरफ फैली गंदगी विकास की कहानी कह रही है। पहले से रोड बना हुआ है तो ये है, अभी रोड बना रहा, नाली का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी गिराने का कोई सुविधा नहीं है, इधर कुछ नहीं है। नाली देख लीजिए आप, अपने आँख से देखिए क्या है। पानी चाहिए सप्लाई वाला और रोड चाहिए और घर घर नल चाहिए।
हर घर नल तो जल पहुँच गया है ना। पानी चाहिए सप्लाई घर घर ने, जैसे सब तमाम बने हैं वैसे चाहिए हम लोग को। घर घर शौचालय बनवाए, घर घर पानी दिए। प्रत्येक घर में कुछ वार्ड में कुछ घरों में पानी बचा हुआ है, जो कि राशि की कमी के कारण अभी तक नहीं हो सका है। हम सब ने सरकार से राशि की मांग की है। राशि मिल जाने के बाद उस पर भी काम कर दिया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी और हर प्रत्याशी नामांकन से ही कुछ अलग तरह से अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के रामपुर में मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम उर्फ गुड्डू भैंस पर सवार होकर नामांकन पर्चा दाखिल कराने पहुंचे। मुखिया प्रत्याशी इस अनोखे रूप को देखने के लिए वहां लोगों का तांता लग गया और मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम ने खुद को गरीब किसान बताया और कहा कि वो दूसरे प्रत्याशियों की तरह गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए और मजबूरी में भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। यादव जी पीछे हटिए। चलो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्व को निभाएं। अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। आपको 8506018018 नंबर पर आपको सिर्फ एक मिस कॉल करना है। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की तरफ से बात करने का मौका और हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई भी सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट।